हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा है, इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए आज हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। टॉपिक मैंने डाल दिया है भूकंप के बारे में। हम सब जानते हैं भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप का अर्थ क्या होता है। सीधी सिंपल सी अगर साधारण सी परिभाषा की अगर हम बात करें तो भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन होना। और ये एक प्राकृतिक घटना है, मतलब प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न हुई एक घटना जिसे हम भूकंप के नाम से जानते हैं। और जब भी भूकंप आता है तो हमारी पृथ्वी कंपन करने लगती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, भूकंप का अर्थ देखना है। ठीक है, भूकंप का अर्थ तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो भूकंप का मतलब होता है पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी का कंपन। ठीक है, अब इस कंपन को हम इस तरीके से देखते हैं कि जैसे हमारी धरती कांपती है, और धरती के कांपने के कई कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई विस्फोट की प्रक्रिया हो। ठीक है, अभी इस कंपन को आगे हम पढ़ेंगे। कंपन भी दो तरह के होते हैं, लेकिन भूकंप की बात चल रही है तो ये प्राकृतिक घटना है। बाकी भूकंप कृत्रिम भी होता है जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी कंपन करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अभी केवल मैं आपको बता रहा हूं कि भूकंप का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का कंपन। पृथ्वी जब कंपन करती है तो उसे भूकंप कहते हैं, और यह एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, यह एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, जो प्रकृति के माध्यम से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आगे सुनिए। अब ये भूकंप आते कैसे हैं, पृथ्वी में कंपन होता कैसे है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए मैं बताऊं आपको, जब हमारी पृथ्वी, ये कहें कि जब ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा के कारण तरंगे उत्पन्न होती है, और वही तरंगे जब पूरी दिशाओं के अंदर या सभी दिशाओं के अंदर जब फैल जाती है तो भूकंप आता है। तो मतलब ये कि ये सारी जो प्रक्रिया है, मतलब भूकंप का आने की जो प्रक्रिया होती है वो डिपेंड करती है किस पे, ऊर्जा के ऊपर। ठीक है, यहां पर एक लाइन में आपको मैं समझा देता हूं, बाकी मैं ये ऊर्जा कैसे निकलती है, तरंगे कैसे बनती है, उसकी मैं बात करूंगा। लेकिन अभी आपको मैं भूकंप से पृथ्वी कंपन करती है, ये कंपन कैसे उत्पन्न होता है तो मैंने बता दिया आपको, ऊर्जा। ठीक है, इस ऊर्जा की वजह से तरंग बनती है, मतलब ऊर्जा के निकलने से तरंग पैदा होती है, और यही तरंग भूकंप उत्पन्न करता है या करती है। मतलब ये कि हमारा भूकंप पृथ्वी का कंपन कहलाता है, ये प्राकृतिक घटना है। अब यहां पर ये जो भूकंप पैदा हो रहा है, जो हमारी पृथ्वी में जो कंपन पैदा हो रहा है, वो किन कारणों से हो रहा है, ऊर्जा की वजह से। जब ऊर्जा निकलती है तो तरंग पैदा होती है, और यही तरंग जो है वो भूकंप उत्पन्न करती है। मतलब कुल मिला के बात ये हो गई कि ऊर्जा की वजह से ही आपका भूकंप पैदा होता है। ऊर्जा बदलती है तरंग में, और तरंग ही कंपन पैदा करता है, उसे हम भूकंप का नाम दे देते हैं। एक छोटा सा डायग्राम आपके बना हुआ है इस तरीके का, देखेंगे आप अपनी बुक के अंदर, तो इसके अंदर कुछ तरंगों के बारे में इस तरीके से वर्णन दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से वर्णन दिया हुआ है, और फिर इस तरीके से, सॉरी ये थोड़ा छोटा और फिर थोड़ा सा बड़ा, इस तरीके से आपकी तरंगे दी हुई है। ठीक है, इसमें देखिए इस तरंग को हम पी तरंग के नाम से जानते हैं। पी तरंग का मतलब होता है प्राथमिक तरंग। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इस तरंग की जो ऊर्जा से उत्पन्न हुई है, और यही तरंग कंपन पैदा कर रही है, उससे भूकंप पैदा होता है। ठीक है, यहां पर यह तरंग कहलाती है एस तरंग, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय तरंग, और यहां पर यह कहलाती है एल तरंग, जिसे हम बोलते हैं धरातलीय तरंग। हालांकि हम इनके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना यही होगा, पहली, दूसरी और तीसरी। ये तीन तरंग ऐसी है जो कि ऊर्जा की वजह से पैदा होती है, और इसी तरंगों के कारण आपके भूकंप पैदा होता है। ये यहां तक तो मैंने आपको भूकंप के बारे में बता दिया है, एक शॉर्ट लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। इस पैराग्राफ के अंदर आपको यह पता चल गया कि भूकंप आता कैसे है। सिंपल लाइन है
कि भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन होना, ये एक प्राकृतिक घटना है। साथ में भूकंप कैसे पैदा होता है, ऊर्जा की वजह से, ठीक है। ऊर्जा जब निकलती है तो तरंग पैदा होती है, तरंग ही भूकंप या फिर हम कहें कंपन पैदा करता है और वही भूकंप का कारण बनता है। अब यहाँ पे जो तरंग दी हुई है वो कौन कौन सी तरंगे हैं, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, ठीक है। यही वो 3 तरंगे हैं जिसकी वजह से हमारी धरती कांपती है। इन तीनों तरंगों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको शॉर्ट तरीके से मैंने बता दिया कि भूकंप आता कैसे। अब इसके अंदर एक छोटी सी लाइन आपको लिखनी है, पृथ्वी जो हमारी है उस पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं कि ये जो पूरा वर्णन है एक तरीके से, उसको किस तरीके से डिटेल में डालें कि कैसे तो ऊर्जा बनती है। यहाँ पे सबसे मेन चीज तो ये है, पृथ्वी का कंपन तो बाद की बात है, यहाँ पे जो ऊर्जा बन रही है वो कैसे बन रही है, फिर यही ऊर्जा तरंग में पैदा हो जाती है या तरंग पैदा करती है, तो मतलब ऊर्जा किस में बदल गई, तरंग में चली गई, फिर यही तरंग पैदा करती है क्या, कंपन को, ठीक है। तो ये कंपन कैसे, पहले तो देखेंगे ऊर्जा कैसे बनी, फिर वही ऊर्जा तरंग कैसे बनी, फिर वही तरंग कंपन कैसे करती है और वही कंपन भूकंप में कैसे बदल जाता है, उसकी थोड़ी थोड़ी हम तरीके से चर्चा करेंगे। तो उसका पूरा वर्णन जो है वो हमारी इसके अंतर्गत निकलेगा, जो आपका टॉपिक दिया हुआ है, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। जब मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा तो ये सारा का सारा वर्णन इस टॉपिक में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये ऊर्जा कैसे बनती है, फिर तरंगे कैसे बनती है, फिर कंपन कैसे होता है, फिर भूकंप आपके सामने कैसे आता है, ठीक है। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब ये डायग्राम सहित आप इस परिभाषा को उतार सकते हैं और ये टॉपिक डाल लीजिए, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, टॉपिक डाल दिया है मैंने, पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। देखिए सीधी सिंपल सी बात है, ऊर्जा निकलती है पहली चीज, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर सबसे पहली चीज क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो चारों दिशाओं में भागती है और पैदा करती है क्या, तरंग। क्या पैदा करती है, तरंग। तो मतलब ऊर्जा कहां चली गई, तरंग में बदल गई। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं तो तरंग जो है जब चट्टानों से क्रिया करती है या फिर हम कहें घर्षण एक तरीके से होता है तो पैदा होता है क्या, कंपन। क्या पैदा होता है, कंपन, ठीक है। तरंग क्या पैदा कर रही है, कंपन, और इसी कंपन से पैदा होता है क्या, भूकंप, ठीक है। ये लास्ट प्रक्रिया है, मतलब पहले ऊर्जा, फिर तरंग, फिर कंपन और फिर भूकंप। इस प्रक्रिया से ये प्रक्रिया गुजरती है, मतलब भूकंप की ऐसी एक प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसे अपने नोट्स में डाल सकते हो इस तरीके से कि पहली जो प्रायोरिटी वह ऊर्जा की है, फिर दूसरी तरंग, फिर तरंग से कंपन और कंपन से भूकंप, आपका भूकंप पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली प्रक्रिया तो ये कि आपकी जो ऊर्जा है वो निकलती कहां से है। तो मैं बता दूं, आपकी जितनी भी चट्टानें होती हैं उन चट्टानों में दरारें होती है। मान लीजिए आपकी ये धरातल सरफेस वाला पार्ट है, ऊपर वाला, ठीक है। तो यहां बीचों बीच इस तरीके से आपकी चट्टानें होती है, यहां पर, ठीक है, इस तरीके से चट्टानें होती है। इन चट्टानों में क्या होती है, दरारें होती है, एक तरीके से, इस तरीके से क्या होती है, आपकी दरारें होती है ऐसे, ठीक है। ऐसी दरारें आपकी हर चट्टानों में मौजूद होती है इस तरीके से। अब आपकी जो ऊर्जा है वो इन, जिसे हम बोलते हैं भ्रंश, इन दरारों को हम किस नाम जानते हैं, भ्रंश के नाम से जानते हैं, या फिर हम कह दीजिए दरार, ठीक है। ये भ्रंश होती है, दरारों को ही हम क्या कहते हैं, भ्रंश। मतलब दो चट्टानों के बीच में जो दरार होती है उसे भ्रंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब जो भ्रंश होते हैं, दरार होती है, उसके किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है, मतलब यहां से ऊर्जा निकलती है, ठीक है। ऊर्जा निकली, आगे बात समझे। भूपर पट्टी की जो सैलें होती है वहां पर बड़ी बड़ी गहन भ्रंश होते हैं, दरारें होती है। भ्रंश दरारों के दोनों तरफ की जो सैलें होती है वो अलग अलग दिशाओं में क्या करती है, गति करती है। मतलब कुछ चट्टानें जो होती है वो इधर की ओर सरकती है और कुछ चट्टानें सरकती है इधर की ओर। मतलब एक तरीके से ये चट्टान मान लीजिए आप लोग, और कुछ आपकी जो प्लेट्स है, चट्टान है, वो तो इधर खिसक रही है और आपकी ये इधर खिसक रही है। अब बीचों बीच, इनके अंदर बीच में क्या होती है, दरारें होती है इस तरीके से ना। अब जब क्या होता है, इन दोनों चट्टानों के बीच में क्या होगा, अब भाई ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो इनके बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। क्या होगा, घर्षण। मतलब दो चट्टानों के बीच
जब क्या होता है घर्षण, तो क्या निकलती है ऊर्जा। अब आप पूछ रहे थे कि ऊर्जा कैसे बनी, तो भैया दो चट्टानें जब अलग अलग विपरीत दिशा में जब चलती है तो एक दूसरी चट्टानों पर क्या डालती है, प्रेशर डालती है, जिसके बीच जिसकी वजह से क्या होता है, घर्षण होता है। उसी घर्षण की वजह से क्या निकलती है, ऊर्जा। अब आपके समझ में आ गई ऊर्जा कहां से निकली, ऊर्जा कैसे बनती है। ठीक है, इस डायग्राम से आपके समझ में आ गया होगा, या फिर इसे और भी सरल तरीके से अगर देखें तो सरल एक डायग्राम और बना देता हूं मैं। जैसे कि देखिए, ऊपर की एक प्लेट है, नीचे की एक प्लेट है, इस तरीके से। ठीक है, ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है। ठीक है, मतलब दो चट्टानें विपरीत दिशा में गति करती है। ठीक है, अब जब गति कर रही है तो दोनों चट्टानों आपस में क्या डाल रही है, प्रेशर, दबाव डालती है। तो दोनों चट्टानें विपरीत दिशा में गति करती है तो चट्टानों के बीच क्या पैदा हो रहा है, घर्षण। ठीक है, जब ये आपस में इधर उधर भागेगी तो बीच में क्या होगा, एक घर्षण पैदा होगा, और इसी घर्षण से क्या निकलेगी, ऊर्जा। इसी घर्षण से क्या निकली, ऊर्जा निकली। इस तरीके से ये ऊर्जा निकल गई। आगे बात समझ में, इस तरीके से ऊर्जा निकलती है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा बनी कैसे। ठीक है, चलिए अब इसको यहां तक मैं आपको पैराग्राफ बना देता हूं। किस तरीके से लिखना है देखिए। सबसे पहले आपको लिखना है भ्रंश। ठीक है, भ्रंश का मतलब क्या होता है, दरार। भ्रंश के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है। ठीक है, मतलब दरारों से ही ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, या फिर हम कहें, यहीं पर एक लाइन जोड़ दे अपन कि भूपरपट्टी की सैलों में जो भी आपकी चट्टानें हैं, भूपरपट्टी की सैलों में, सैल का मतलब क्या होता है, चट्टान, सैलों में बड़े बड़े गहरे क्या होते हैं, भ्रंश। सैलों में दरार या गहरे भ्रंश होते हैं। ठीक है, ये दरार होती है, इन्हीं दरारों के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है, इन्हीं दरारों से ऊर्जा निकलती है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए तीसरी लाइन में आपको क्या लिखना है, भ्रंश के दोनों तरफ जो सैलें होती है वो विपरीत दिशा में क्या करती है, गति करती है। ठीक है, दरारों के दोनों तरफ की सैलें विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है, अब दोनों दिशा चट्टानों की विपरीत दिशा है। ठीक है, अब क्या होगा, जहां ऊपर की जो सैल होती है नीचे की शैलों पर, मतलब चट्टानों पर, सैल का मतलब क्या होता है, चट्टान, चट्टानों पर दबाव डालती है। ठीक है, जब वो सरकेगी, एक चट्टान उधर सरक रही है, एक चट्टान इधर सरक रही है, तो क्या डालेगी, ऊपर की सैल नीचे की सैलों पर क्या डालती है, दबाव। वह एक दूसरे के बीच घर्षण पैदा करती है। अब दो चट्टानें जब आपस में दबाव डालते हुए क्या करेगी, घर्षण करेगी, तो क्या निकलेगी, तो परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो भैया दो चट्टानों के बीच जब चट्टानें विपरीत दिशा में गमन करती है, चलती है, तो आपस में घर्षण करती है और ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अब क्या होगा, ऊर्जा निकल गई साहब, ऊर्जा आपकी बन गई। अब क्या होता है, यह ऊर्जा चारों दिशाओं के अंदर, या फिर हम कहें ऊर्जा तरंग जिसे हम बोलते हैं, ये चारों दिशाओं के अंदर क्या करती है, गति करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भ्रमण करती है, भागती है, सभी दिशाओं की तरफ ये क्या करती है, चलती है। ठीक है, चलिए, यह ऊर्जा सभी दिशाओं में गति करती है। ठीक है, मतलब चारों दिशाओं में क्या करती है, गति करती है। अब बताइए, अब होगा क्या,
जब ये ऊर्जा गति करेगी तो चट्टान तो सामने आनी है, उन चट्टानों से इस ऊर्जा का संपर्क होगा। मतलब ये आपकी चट्टान है और ये जब ऊर्जा आपकी चलेगी इस तरीके से, तो यहां पे चट्टान और यहां पर ऊर्जा, तो दोनों के बीच में जब आपस में मतभेद होगा तो पैदा होगी क्या? तरंग। क्या पैदा होगी? तरंग पैदा होगी। ठीक है, इसको मेंशन कर देता हूं इसके अंदर आगे। यह ऊर्जा सभी दिशाओं में गति करती है, वह चट्टानों के बीच क्रिया करती है, जिससे क्या पैदा होती है? तरंग पैदा होती है। ठीक है, तरंग तो आप सब जानते ही हैं। एक आप अगर मान लीजिए आपके पास में कोई लोहे का संदूक है या कोई टेबल है, उसके ऊपर आप जोर से मारिए, अगर उसको स्लो मोशन में देखेंगे, बिल्कुल धीमी अवस्था में देखते हैं, तो वो कंपन करती हुई नजर आती है। यहां पर अपना हाथ जो है, जब आप मारते हो उसको, तो ये तो ऊर्जा हो गई, और यही ऊर्जा जब उस लोहे के जाके टकराती है और उसे अगर आप वीडियो से स्लो मोशन में देखेंगे तो वो क्या करेगी? कंपन करेगी, हिलेगी। तो वो क्या है? एक तरंग है। तो ऊर्जा से ही क्या पैदा होती है? तरंग पैदा होती है। तो यहां पर यह ऊर्जा सभी दिशाओं में गति करती है, वह चट्टानों के बीच क्रिया करती है, जिससे क्या पैदा होती है? तरंग पैदा होती है। तरंग कैसे बनती है आपके समझ में आ गई? ठीक है, अब सुनिए, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, वह स्थान जहां से क्या निकलती है? ऊर्जा, उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। मतलब दो चट्टानों के बीच में जब घर्षण होता है, उस घर्षण से जो ऊर्जा निकलती है, जहां से ऊर्जा निकल रही है, वह भूकंप का उद्गम केंद्र होता है। और उसी उद्गम केंद्र को हम अवकेंद्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाइपोसेंटर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा भी हो गई, या परिभाषा डाल देता हूं, मोस्ट डाल के मैंने छोड़ दिया है। लिखेंगे, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, उस स्थान को भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं, या अवकेंद्र के नाम से जानते हैं। अब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि भूकंप का उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, या फिर अवकेंद्र किसे कहते हैं, हाइपोसेंटर किसे कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकल रही है। मतलब दो चट्टानों के बीच में घर्षण होता है, घर्षण से जहां से घर्षण हुआ वहां से जो ऊर्जा निकल रही है, उसे ही हम भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। क्योंकि ऊर्जा जहां से निकलेगी वहीं से कंपन शुरू हो जाता है, वहीं से तरंग पैदा हो जाती है। तो वहां से जो कंपन पैदा हुआ वही तो स्थान भूकंप का उद्गम केंद्र होगा। समझ में आई बात? ऊर्जा तरंग जो होती है, अब जहां से देखो ये उद्गम केंद्र हुआ, ऊर्जा निकली, और फिर क्या होता है? ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलने लगती है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, जहां चट्टानों में कंपन की स्थिति पैदा हो जाती है और भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से आपको लैंग्वेज बना के लिखनी है। यहाँ पे अगली लैंग्वेज में यहीं पे लाइन जोड़ देता हूं, क्या लिखना है? ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती है। जो मैंने ऊपर वाली इसके अंदर भी मैंने जोड़ रखा है, लेकिन मैं इस लाइन के अंदर आपका पूरा भूकंप की परिभाषा भी आ जाएगी, कैसे कैसे वो निकल रही है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला? ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले क्या निकली? ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा निकलती है तरंगों में बदलकर सभी दिशाओं में गति करती है। ठीक है, फिर गति करने के बाद में क्या है? पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। आगे बात समझ, पृथ्वी की सतह पर क्या हो गई? पहुंच गई। और चट्टानों में कंपन की स्थिति पैदा करती है, जिसे क्या कहते हैं? हम भूकंप कहते हैं। आगे बात समझ, सीधी सिंपल सी लाइन है, सरल लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया है कि भैया दो चट्टानों के बीच में घर्षण होता है, ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा तरंग में बदलती है, तरंग कंपन पैदा करता है, और वही कंपन जो है भूकंप कहलाता है। ठीक है,
एक परिभाषा और मैं मेंशन करना चाहूंगा, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। यहां पर मैंने देखो दो परिभाषा, एक परिभाषा बताइए, उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, भूकंप का उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, ये आपकी मोस्ट परिभाषा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए यहां तक उतार लीजिए। अब एक परिभाषा और बच गई, इसके अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है, यहां तक उतार लीजिए आप लोग। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए भूतल पर वह बिंदु जो कि उद्गम केंद्र के समीप होता है, मतलब जहां से ऊर्जा निकलती है उसे हम भूकंप का उद्गम केंद्र कहते हैं। अब भूतल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है उसे बोलते हैं अधिकेंद्र, ठीक है, आईपी सेंटर के नाम से उसको जानते हैं। अधिकेंद्र जो होता है, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है, और अधिकेंद्र जो होता है वो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तीन परिभाषा यहाँ निकल के आ रही है, ठीक है, इसको मोस्ट भी डाल लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या लिखना है, भूतल पर वह बिंदु, ठीक है, भूतल पर वह बिंदु, ठीक है, वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है, जो उद्गम केंद्र के समीप होता है। यहां पर मैंने उद्गम केंद्र कौन सा बताया था, जहां से ऊर्जा निकलती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अब ये कह रहा है भूतल पर वह बिंदु, ठीक है, भूतल का वह भाग जो उद्गम केंद्र के क्या होता है, समीप होता है, उसे बोलते हैं अधिकेंद्र, उसे अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। अब परिभाषा यहां पे अधिकेंद्र की आ गई। अब आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अधिकेंद्र किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिए, भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र जहां से ऊर्जा निकलती है, उद्गम केंद्र के समीप होता है, उसे हम कहते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। और अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगे महसूस की जाती है। अब आपसे पूछ लिया जाए वो कौन सा केंद्र है जहां पर सबसे पहले भूकंप की तरंगों को महसूस किया जाता है, वो आपका अधिकेंद्रीय है, ठीक है, यहां लिख देंगे अधिकेंद्र वह बिंदु है जहां तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है। और आपको मैं एक और बात बताऊंगा कि आपका जो अधिकेंद्र है वो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अधिकेंद्र ठीक उद्गम केंद्र के ऊपर, या फिर हम कहें अधिकेंद्र, इसको इस तरीके से लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, ठीक है, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री, आगे बात सुन, बिल्कुल ऊपर, इस तरीके से, ये आपका 90 डिग्री है। मान लीजिए इस जगह आपका उद्गम केंद्र है, तो इसके ठीक ऊपर इस जगह ये धरातल का पार्ट है वो, ठीक है, ये आपका अधिकेंद्र हो गया। और इसके ठीक नीचे यहां से ऊर्जा जब निकलती है इस तरीके से, तो ये कौन सा हो गया, उद्गम केंद्र। मतलब ये अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक इस तरीके से 90 डिग्री के कोण पर होता है, इस तरीके से, आगे बात समझ में, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है, क्योंकि उद्गम केंद्र ठीक नीचे जमीन के अंदर होता है, क्योंकि ऊर्जा वाला केंद्र तो यही है। तो ऊर्जा जैसे ही आपके इस उद्गम केंद्र से निकलेगी इस तरीके से, तो ठीक जहां से निकली इस जगह, तो ये आपका अधिकेंद्र वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ऊर्जा जहां से निकलती है वो तो भूकंप का उद्गम केंद्र हो गया, आगे बात समझ में। और भूतल का वह बिंदु, अब ये आपका धरातल है, ये आपका धरातल हो गया, और ये धरातल का वह बिंदु जहां से उद्गम केंद्र समीप होता है, ये इस तरीके से, ठीक है। भूतल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है, ये वाला भाग अधिकेंद्र हो गया, और ये उद्गम केंद्र हो गया, तो समीप ही हुआ, ठीक है ना। उसको, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर अधिकेंद्र, ये 90 डिग्री का कोण हो गया आपका ना। तो इस तरीके से ये वैसे भाग है जहां से ऊर्जा आपकी निकलती है और कंपन पैदा करने का कार्य करती है, ठीक है। आगे बात समझे, तो इस तरीके से पृथ्वी में कंपन होता है। एक बार फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, अब आपके
बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके समझ में आ जाएगा। सुनिए, भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी पे कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंग उत्पन्न होती है जो कि सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप पैदा करती है। तरंग यहाँ पे मैंने आपको 3 बताई है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग को बोलते हैं प्राथमिक, एस तरंग को बोलते हैं द्वितीय तरंग और एल तरंग का मतलब होता है धरातलीय तरंग। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, तो सुन लीजिए। भ्रंश मतलब जो दरार होती है, उन दरारों के किनारे किनारे ऊर्जा निकलती है। भूपरपट्टी की जो सैलें होती है, मतलब आपकी धरातल की जो चट्टानें होती है उसके अंदर दरारें होती है, उन दरारों को ही भ्रंश कहते हैं। भ्रंश की दरार जो होती है दोनों तरफ सेल के विपरीत दिशा में जब गति करती है, मतलब चट्टानें जब विपरीत दिशा में गति करती है इस तरीके से, तो दोनों चट्टानों के बीच में होता है घर्षण। वो दबाव डालती है इसलिए घर्षण होता है, उसी घर्षण से ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा सभी दिशाओं में घूमती है और चट्टानों से क्रिया करती है और बनाती है क्या, तरंग। ठीक है, और वही तरंग आपकी चट्टानों में तीव्र गति से कंपन पैदा करती है, उसे ही हम भूकंप का नाम दे देते हैं। अब वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे बोलते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र। ठीक है, उद्गम केंद्र के नाम से उसको जानते हैं और उसी को हम अवकेंद्र के नाम से, ठीक है, अवकेंद्र के नाम से उसको जानते हैं। अब आगे सुनिए, ऊर्जा तरंग जो होती है वो अलग अलग दिशाओं में चलती है, पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है और चट्टानों में कंपन पैदा करती है और भूकंप पैदा हो जाता है। भूतल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है या समीप होता है उसे हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं और अधिकेंद्र ही वह स्थान जहां पर तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है। ठीक है, अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है, 90 डिग्री के कोण बनाता है और इस तरीके से आपके भूकंप को पैदा करने में सहयोग करता है। ठीक है, तो यहीं पर अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।